हेलो डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं। जितने भी माय डियर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, तो आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कॉमन क्वेश्चन है, जो आपके फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है, सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक ही एग्ज़ाम में या तो फर्स्ट में ही या सेकेंड में ही पूछा जाता है। जब सिलेबस में है दोनों का, तो दोनों जगह पूछा जाता है और जाहिर सी बातें पूछा ही जाता है। जैसे इन्फेक्शन हो गया, अस्पताल में होने वाला संक्रमण हो गया, या कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, या बात किया जाए आपका तो आपदा प्रबंध हो गया, या बात किया जाए तो आपके शौक हो गया या जलना हो गया। ये सब जो हम बता रहे हैं ये फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है। तो आपको पता होना चाहिए कि पिछला मैं एक सप्ताह जो है वही सारे क्वेश्चन कराए थे जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में है, ठीक है। तो अब हम इस सप्ताह में 4 दिन चारों सब्जेक्ट का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का अलग अलग वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है, आप लोग देख चुके हैं। लेकिन अब ये जो बाकी का फ्राइडे और सैटरडे बचता है, तो हमने सोचा है कि क्यों नहीं ये 2 दिन वो सारे क्वेश्चन को कर ले जो आपको फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है, ठीक है। ऐसे में होगा क्या माय डियर, देखिएगा कि सिलेबस आपका जो है वह जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 दिन हम ये फालतू चीज़ों में निकाल देते हैं तो क्या होगा, उससे नुकसान किसका होगा? आप ही का होगा, मेरा तो होगा नहीं। तो ऐसे में हम यही सोचे हैं कि अगर मान गए आप लोग को वीडियो करा दिया जाए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले के ऐसा ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करके जो दोनों में पढ़ना है, तो उसको हम ये फ्राइडे और सैटरडे में कर लेंगे। तो एक वीडियो आपका आज आ रहा है, एक वीडियो कल आएगा, और यह वीडियो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों के सिलेबस में यह प्रश्न पढ़ना है, ठीक है। तो आज 2 प्रश्न लेकर आए हैं, समझिएगा। एक प्रश्न है आपका स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग। अब ये चीज़ें समझिए। स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग जी है मतलब हाथ धोने का जो चरण है, यह चरण आपके जीएनएम फर्स्ट ईयर में भी है और जीएनएम सेकेंड ईयर में भी है, दोनों में पूछता है। सेकेंड ईयर में कहाँ पे है? तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में है। फर्स्ट ईयर में कहाँ पे है? तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में है। चीज़ें को समझ रहे हैं? तो स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग दोनों में है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में। तो इसको चलिए हम लोग आज डिटेल से देखेंगे। इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा प्रश्न आज होने वाला है वह है हमारा इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन जो है किन किन स्रोतों से व्यक्ति में फैलता है, किन किन जो है सोर्सेज से फैलता है, उसको देखेंगे। देखिए, सोर्स और संचार दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ट्रांसमिशन आपसे पूछे कि ट्रांसमिशन के मतलब होता है कि कैसे फैलता है, ठीक है, बताना है। लेकिन सोर्स का मतलब है कि किन किन स्रोतों से ट्रांसमिशन व्यक्ति में किन किन स्रोतों से जो है फैल सकता है संक्रमण। तो दोनों क्वेश्चन आपसे एक ही जैसे है, पूछेगा एग्जाम में, लॉन्ग में पूछता है। तो फर्स्ट ईयर वाले को तो लगभग देखा जाए तो फर्स्ट ईयर वाले को सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं पढ़ा चुका हूँ ना, इन्फेक्शन वाला आप फर्स्ट ईयर को पढ़ा चुके हैं। बाकी आज फिर से बता देंगे क्योंकि दोनों में पढ़ना है। 5 नंबर में क्वेश्चन ये पूछता है और यह वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। कहता है हाथ धोने के चरण, स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग क्या होते हैं। तो सबसे पहले माय डियर, हाथ धोना हैंड वॉशिंग होता क्या, पहले इसको समझिए। हाथ को साफ या स्वच्छ रख के अनेक रोगों से बचाव संभव है। बिल्कुल सही है। आप हाथ को साफ रखेंगे तो चूँकि हमारा हाथ ऐसा अंग है कि हमेशा मुंह पे, हमेशा मुंह के अंदर, मुंह के आसपास जो है हमेशा फिरता रहता है बेचारा। तो उससे क्या होगा, संक्रमण के खतरा ज़्यादा रहता है अगर संक्रमित हाथ होगा तो। लेकिन हाथ धोना या हाथ साफ या स्वच्छ रख के आप अनेक रोगों से बच सकते हैं या बचना संभव है। जल्दबाजी में हाथ धोने से होता है कि जो पैथोजन होता है, जो रोग कारक होता है, रोगाणु जो होता है, वह हाथ पर पूर्ण तरीक़े से नहीं हट पाते हैं, यानी हाथ पर जो है हाथ के सतह पर कुछ जो है शेष रह जाते हैं। अगर जल्दबाजी में आप हाथ धोते हैं तो आपके जो पूर्ण तरीक़ा से जो रोगाणु हटना चाहिए नहीं हट पाते हैं और यह शेष जो है आपके हाथों के सतह पर बने रहते हैं। कोरोना वायरस व अन्य वायरस संक्रमणों की रोकथाम का सरलतम उपाय है। अब आप लोगों को पता होगा कि बड़ी प्रचलित हुआ था कोरोना या अन्य वायरस या अन्य संक्रामक बीमारी जो फैलता हो व्यक्ति को, तो वैसे रोगों से जो है हम
रोकथाम सरलता से कर सकते हैं हैंड वॉशिंग के जरिए। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें जान लिए कि क्यों ज़रूरी है। हैंड वाश से हम विभिन्न प्रकार के संक्रमण से बचते हैं, ठीक है। जो मुंह से लेकर भोजन तक जो है हाथ जाता है हमारा, ठीक है। हम जो है विभिन्न प्रकार के चीज़ों को, खाने वाले चीज़ों को, यूज करने वाले चीज़ों को अगर संक्रमित हाथों से छूते हैं तो उसका संक्रमण जो है उस सतह पर चला जाएगा, फिर उसका उपयोग कोई करेगा तो उससे संक्रमण होगा। हम मरीजों को एज ए नर्स, हम मरीज को अगर देखते हैं और अगर अच्छे से हाथ नहीं धोंगे, जल्दबाजी में हाथ धो लेंगे तो क्या होगा कि पूर्ण तरीका से हमारा संक्रमण नहीं मिटेगा और वह हाथ का उपयोग हम कहीं और करेंगे तो वहाँ पे संक्रमण हो सकता है। तो इसलिए कभी भी जल्दबाजी ना करें, आराम से हाथ धोने का चरण का जो है पालन करना चाहिए और जितने समय हो सके इन चरणों को जो है पालन करते हुए हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। और यह इम्पोर्टेंट होता है मेडिकल सेक्टर में, नर्सिंग सेक्टर में कि कौन कौन से हैंड वॉशिंग का स्टेप है, ज़रूर जो है आप लोग को याद रखना चाहिए। और हाथ को स्वच्छ करके विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से बच सकते हैं एकदम सरल रूप से, ठीक है। देख लीजिए, हाथों को भली प्रकार से धोए, मतलब हाथों को भली ध्यान से जो है धोना चाहिए। कम से कम जो है 20 सेकेंड तक ज़रूर धोए, इससे अधिक लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 20 सेकेंड तक अपने हाथों को ज़रूर धोए। आँख, नाक व मुंह पर हाथ लगाने, खांसने, छींकने के तुरंत बाद हाथ धोना चाहिए। आप कहीं अपने आँख में हो, नाक में हो या मुंह पर हो, कहीं भी हाथ लगाते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं तो इसके तुरंत बाद जो है अपने हाथों को धोनी चाहिए, क्योंकि खांसने छींकने से जो है कीटाणु हमारे अगर हाथ लगाते हैं तो वहाँ पे आएगा और उस हाथ का उपयोग कहीं और करेंगे तो उससे संक्रमण होगा। तो इन कंडीशनों में हाथ जो है धोनी चाहिए। हाथ धोते समय हथेलियाँ को आपस में रगड़ना ज़रूरी है। अब जब भी हम हाथ धोते हैं तो देखते होइएगा अक्सर लोग ऊपर ऊपर हाथ धो लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हाथ धोते समय दोनों पाम यानी हथेलियों को अच्छे से रगड़ना चाहिए आपस में। नेक्स्ट है, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। किसी अजनबी के हाथ मिलाने या दूषित सतह कंटेनमेंट सरफेस के हाथ छूने पर हाथ धोना, मतलब ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना कि कब कब हाथ धोना चाहिए, ये चीज़ें दिया गया है, ठीक है। तो कब कब हाथ धोना चाहिए, कैसे हाथ धोना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। अगर कोई हम अजनबी से हाथ मिलाते हैं या दूषित सतह को हम जो है छू देते हैं तो हाथ धोनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब हाथ धोने की ज़रूरी को बताया गया कि कहाँ कहाँ और किन किन शर्तों के साथ हाथ को हम धोएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे अब हमारा स्टेप शुरू होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हाथ धोते समय निम्न 12 चरणों को, 12 स्टेप्स को पालन करनी चाहिए। कैसे 12 चरण है, यही 12 चरण इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, पहला स्टेप है, हम हाथों को, ऐसा नहीं है कि हाथों को जो है हम सूखे हाथों को धोने लगेंगे। कभी भी सूखे हाथों को धो पाइएगा? नहीं धो पाइएगा। तो पहला स्टेप ध्यान में रखिएगा कि हाथों को पानी से गीला करें, ठीक है। पहला क्या है, हाथों को पानी से गीला करना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, हाथों में पर्याप्त साबुन या सैनिटाइज ले और पूरे हाथों पर फैला दे। अब हम हाथों को, पहला स्टेप में हाथ को भिगा लिए पानी से। दूसरा स्टेप है कि भिगोने के बाद हम उस पर, हाथों पर जो है क्या लेंगे, साबुन हो साबुन लेंगे या सैनिटाइज हो तो सैनिटाइज लेंगे और पूरे हाथों पर जो है फैला देंगे इस सैनिटाइज या साबुन को। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। अब जब हम हाथों पर साबुन रख लिए हैं या सैनिटाइज रख चुके हैं तो तीसरा स्टेप कहता है कि दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, मतलब रब करें। समझ गए? एकदम स्टेप बाय स्टेप याद कीजिएगा ना, क्योंकि किसके बाद किसके होगा तो बिल्कुल याद हो जाएगा। पहला स्टेप हाथ भिगोइए, दूसरा स्टेप हाथों पर सैनिटाइज रखिए, साबुन रखिए, और तीसरा स्टेप में दोनों हाथों को, हथेली को आपस में रगड़े, ठीक है। चौथा स्टेप देखिएगा कि अंगुलियों के बीच में साबुन फैलाएं। अब हम जब हथेली को आपस में रगड़ लेंगे तो अब मेरा बच गया अंगुली, तो अब जो दोनों हाथ के अंगुलियों के बीच में साबुन को लगाएंगे यानी फैलाएंगे, ठीक है। अब जब अंगुली हो जाएगा तो पांचवा है, दोनों हाथों की अंगुलियों को स्क्रब करें। देख लीजिए, चौथा में है कि अंगुलियों के बीच में अभी सिर्फ साबुन को हम फैलाए हैं, ठीक है। अब पांचवा स्टेप है कि दोनों हाथों के अंगुलियों को आपस में स्क्रब करेंगे, ठीक है, मतलब उसमें खिरोचेंगे, स्क्रब करेंगे। समझ गए?
छठा है कि एक हाथ की अंगुलियों के बैक भाग को दूसरे हाथ की पाम हथेली से रब करे। यहाँ पे छठा पॉइंट ये कह रहा है कि एक हाथ की अंगुली के बैक भाग, ठीक है, दूसरे हाथ की पाम से रब करे, मतलब ऊपर नीचे चढ़ाकर। जैसे एक हाथ का हथेली होगा तो एक हाथ का जो है बैक वाला भाग होगा, यानी नीचे ऊपर रख कर हाथ को जो है क्या करेंगे कि रब करेंगे, जिससे होगा क्या कि एक हाथ के नीचे वाला भाग और एक हाथ के ऊपर वाला भाग जो है क्या होगा, रगड़ने से साफ हो जाएगा। फिर वैसा करने के बाद फिर दूसरे हाथ के जो है नीचे ऊपर रखेंगे, यानी ये चीज़ें हैं। एक का हाथ के ऊपर रख के दूसरे हाथ को रख कर रगड़ करते हैं। तो छठा स्टेप ये है। आधे स्टेप को पहले क्लियर कीजिए। पहला स्टेप क्या कहता है कि हाथों को पानी से गीला कर लीजिए। दूसरा कहता है कि हाथों पर साबुन या सैनिटाइज ले लीजिए। तीसरा कहता है कि पहले अब हथेली को रगड़िए, रब कीजिए आपस में दोनों हथेली को। अब हम हथेली को रब कर लिए हैं तो अब हम चलेंगे उंगली के तरफ। तो चौथा स्टेप है कि उंगलियों में पहले साबुन को फैला देंगे, ठीक है, उंगलियों के बीच में। अब जब उंगली के बीच में साबुन फैला दिए हैं तो इसे भी मिलाना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। तो अब दोनों हाथों की उंगलियों को स्क्रब करेंगे जहाँ पे हम जो है साबुन फैलाए हैं, ठीक है। तो पांचवा है दोनों हाथ की उंगलियों को स्क्रब करेंगे। अब उंगली को स्क्रब कर चुके हैं तो छठा स्टेप कहता है कि दोनों हाथ, मतलब एक हाथ के उंगली के बैक भाग को, मतलब पीछे वाला या यूँ कहा जाए तो ऊपर वाला भाग को, ठीक है, ऊपर वाले भाग को जो है दूसरे हाथ के हथेली पर रख कर रब करे, जिससे क्या होगा कि एक हाथ के ऊपर वाला भाग, ठीक है, और एक हाथ के हथेली वाला भाग जो है क्या होगा, आपस में रगड़ करेगा, जिससे होगा या कि ऊपर और नीचे दोनों तरीक़ा से अच्छे से धुल जाएगा, ठीक है। तो छठा स्टेप इतना आ गया। सातवां स्टेप कहता है अब हम चूँकि दोनों हाथ के हथेली और पीछे ऊपर वाला भाग को स्क्रब कर चुके हैं, रगड़ चुके हैं, तो अब हमारा बच जाता है अंगूठा। चूँकि हम जो ऊपर वाला जो उंगली के बीच में साबुन फैलाकर उंगली को जो स्क्रब किए हैं तो वह से उससे काम चला नहीं है, ठीक है। अब हमारा अंगूठा कहीं ना कहीं रह गया है। तो इसके लिए सातवां पॉइंट है कि अंगूठे की सफाई करें। अब अंगूठे की सफाई कैसे करेंगे, तो एक हाथ में अंगूठे को लेकर अच्छे से जो है उसको स्क्रब करेंगे, फिर दूसरे हाथ से दूसरे अंगूठे को अच्छे से जो है स्क्रब करेंगे। फिगर में दिखाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। आठवां है, देखिएगा, नाखून व फिंगर टिप की सफाई करें। अब सभी व्यक्ति में होता है कि नाखून होता है, ठीक है, फिंगर में जो है टिप होता है, तो उसको क्या करना चाहिए, नाखून व फिंगर टिप को भी सफाई करें, क्योंकि उसमें भी गंदगी रह जाता है, ठीक है। नौवां पॉइंट कहता है कि हाथ की कलाई को दूसरे हाथ से साफ करें। अब एक हाथ से दूसरे हाथ के कलाई को साफ करें, फिर जब उसका कलाई साफ हो जाए तो फिर साफ होने वाले कलाई को फिर दूसरे हाथ के कलाई को साफ करें, यानी हाथ की कलाई को दूसरे हाथ से जो है साफ करें, ठीक है, दोनों हाथ को इसी प्रकार से। 10वां पॉइंट कहता है कि हाथों को पानी से धोएं। अब कलाई भी धुल गया, अंगूठा भी धुल गया, तो अब आ गया हमारा कि हाथों को पानी से अब धो ले। अब 10वां पॉइंट है कि हाथों को पानी से धो ले। अब 11 नंबर है कि हाथों को एक टॉवेल से, डिस्पोजल टॉवेल से सुखाएं। एंड 12 नंबर है कि दोनों हाथों को अब पूर्णतः स्वच्छ है। 12वां पॉइंट ये होता है कि अब आपका हाथ जो है बिल्कुल स्वच्छ हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे इंग्लिश में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं फिगर के माध्यम से। फिगर अगर आप देख लीजिएगा तो बहुत आसान है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि वेट हैंड, मतलब हाथ को भिगाएं, तो नल खुला, हाथ भीग गया। दूसरा है कि अप्लाई सॉप। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखे थे कि साबुन ले लिए या सैनिटाइज ले लिए। तीसरा पॉइंट हमें कहा था कि अब दोनों हाथ के जो है हथेली को आपस में रगड़े, इस प्रकार से जब साबुन ले चुके हैं तो, ठीक है। अब ये हो गया। अब चौथा पॉइंट में हमें ये कह रहा था कि जो है उंगलियों को आपस में क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चौथा है कि हाथ को अच्छे से साबुन लगा देंगे हथेली में। अब जो हम चौथा है, हाथ में हथेली में साबुन लगा दिए।
अब हमारा कहता है कि अंगुलियों के बीच में जो है साबुन को फैला दे। अब अंगुलियों के बीच में साबुन फैल चुका है। तो पांचवा पॉइंट ये कहता है कि एक हाथ के हथेली दूसरे हाथ के ऊपर रखकर जो है स्क्रब करे। ठीक है, स्क्रब बिटवीन योर फिंगर, मतलब ऊपर नीचे रह के फिंगर के बीच में स्क्रब करे। ठीक है, जिससे हथेली और वो एक हाथ का ऊपर वाला भाग और एक हाथ का हथेली भी आपस में रगड़ पड़ेगा, जिससे साफ हो जाएगा। और यह दोनों हाथ के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक ही हाथ में करके छोड़ देंगे। ठीक है ना। अब है छठा पॉइंट। छठा पॉइंट देखिएगा, छठा पॉइंट में हमें क्या कहा है कि रब द बैक ऑफ फिंगर ऑन द अपोजिट पाल्म। अब हमें क्या कहा कि अपोजिट हाथ के एक दूसरे के, देख लीजिए ना, छठा पॉइंट हमें क्या कहा था, छठा पॉइंट कहा था कि एक दूसरे के हाथ के ऊपर नीचे रख कर अपोजिट वाले को साफ करेंगे। ठीक है, यानी एक वाला का बैक भाग और एक वाला का हथेली होगा। ठीक है। पांचवा क्या था कि दोनों हाथों के अंगुलियों को स्क्रब करे। चौथा था अंगुलियों के बीच में जो है साबुन लगाए। तो ये सब आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम बता दिए तो कहानी ख़त्म हो गया, ऐसे ये नहीं याद होगा, मैं स्पष्ट कहता हूँ। ठीक है। और सातवां पॉइंट है कि थंब को हम लोग क्लीन करेंगे। देख लीजिए थंब को कैसे क्लीन कर रहा है, तो एक हाथ से जो है एक थंब को, फिर दूसरे हाथ को करना होगा, तो फिर ये दूसरे हाथ से एक थंब को जो है क्लीन किया जाएगा। ये हो गया। उसके बाद अब कहता है वॉश फिंगर नेल्स एंड फिंगर टिप्स। आठवां पॉइंट कहता है कि फिंगर नेल और फिंगर टिप्स को जो है हम लोग साफ करेंगे। नौवां पॉइंट कहता है कि रब ईच रिस्ट विथ अपोजिट हैंड। नौवां पॉइंट है कि दोनों हाथ के अपोजिट जो है एक दूसरे को, कलाई को जो है क्या करेंगे, रब करेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, दोनों हाथ के। दसवां पॉइंट है अब हाथे को जो है पानी से हम लोग धो लेंगे। 11 नंबर है अच्छे तौलिए से, डिस्पोजल तौलिए से साफ कर लेंगे, सुखा लेंगे। एंड 12वां पॉइंट है अब आपका हाथ जो है बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो इस प्रकार से हम हाथ धोने के 12 टेक्निक मैंने बता दिया। अब इसी फिगर में इंग्लिश दिया गया है, इसलिए मैंने इसका इंग्लिश प्रॉपर नहीं दिया है। तो आप लोग अगर जिनको इंग्लिश में लिखना हो इस फिगर के माध्यम से इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने फिगर भी दे रखा है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इन्फेक्शन पे और इन्फेक्शन कैसे किन किन स्रोतों से फैल सकता है उसको देखेंगे। पूछा गया प्रश्न है, सेकेंड ईयर में पूछा गया है, MSN 2 में यह प्रश्न पूछा गया है कि इन्फेक्शन क्या है। तो इन्फेक्शन और उसके स्रोत के बारे में बताना था। सेकेंड ईयर में भी आपको जो है फर्स्ट ईयर में भी पूछा है कि कैसे जो है किन किन स्रोतों से फैल सकता है और इन्फेक्शन होता क्या है। फर्स्ट ईयर में बायो साइंस में पूछा गया है, माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर इन्फेक्शन के बारे में पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन कैसे किन किन स्रोतों से फैलता है। ठीक है, चलिए बताते हैं इन्फेक्शन क्या है। संक्रमण का अभिप्राय है, मतलब है रोग उत्पाद सूक्ष्म जीवों, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, कवक एवं एक कोशिकीय परजीवी आदि का शरीर अथवा उसके किसी भाग में प्रवेश करके वहां पर स्थापित होना और अनुकूल दशा में उनका बहुगुणन होना अर्थात रोग उत्पन्न करना है। देखिए इन्फेक्शन का मतलब होता है कि संक्रमण, हिंदी में संक्रमण कहते हैं, इंग्लिश में इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है संक्रमण का कि वैसा जीव जो शरीर में, वैसा रोग उत्पन्न करने वाला जीव, सूक्ष्म जीव जो शरीर में पहुंचकर, चाहे वो जीवाणु हो, विषाणु हो, कवक हो या एक कोशिकीय जीव हो, यह परजीवी होता है और ये शरीर में अथवा शरीर के किसी भी भाग में पहुंचकर प्रवेश करके वहाँ पे अपना घर बनाता है, मीन्स स्थापित होता है। अब जैसे ही स्थापित होता है तो उसको अगर उसके अनुसार अगर उसका कंडीशन मिल गया, वातावरण मिल गया, तो वह जो है शरीर में अपने जैसे बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को पैदा करने लगता है, वृद्धि करने लगता है और तभी जाके व्यक्ति में जो है रोग उत्पन्न हो जाता है, मीन्स संक्रमण हो जाता है। ठीक है, और रोग उत्पन्न होने पर उसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं और स्थानीय संक्रमण से इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन सेकेंड ईयर में आप लोग को पता होना चाहिए, जो फर्स्ट ईयर है उनको सेकेंड ईयर में पता चलेगा। बाकी इतना समझिए, इन्फ्लामेशन के मतलब होता है सूजन होना, दर्द होना, लालिमा होना वहाँ पे। ठीक है, इरिटेट करना, तो यही इन्फ्लामेशन होता है। बाकी इन्फेक्शन के मतलब समझ गए कि संक्रमण का मतलब होता है कि
वैसा रोग उत्पादन करने वाला सूक्ष्म जीव जो शरीर में पहुंचकर एक आवश्यक वातावरण मिलने पर वह अपने से जैसे जो है अलग अलग बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का जो है वृद्धि करता है, जो शरीर के या शरीर के अन्य भागों को जहां पे वह स्थापित है उसे प्रभावित करता है और वहां पे स्थानीय इन्फ्लामेशन उत्पन्न करता है। और यही हमारा जो है संक्रमण का मतलब होता है, ठीक है। और जो संक्रमण व्यक्ति के रोग के रूप में दिखने लगता है, संक्रमण हो जाता है, व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और यही हमारा संक्रमण होता है, ठीक है। वैसा सूक्ष्म जीव जो शरीर में प्रवेश करके अपने से अधिक जो है वृद्धि करता है सूक्ष्म जीवों का, वही संक्रमण हो जाता है, व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो कहता है कि यह इन्फेक्टेड हो गया है। समझ गए चीज़ों को। चलिए, तो ये चीज़ें देख लिए। अब हम लोग देखेंगे संक्रमण के कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो व्यक्ति को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन कहाँ कहाँ से आता है। सोर्स मतलब स्रोत, ठीक है। एक होता है स्रोत और एक होता है ट्रांसमिशन, मतलब किन किन जो है माध्यमों से संचार होता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा तरीका, फैलने का तरीका। और ये है कि कहाँ कहाँ से जो है संक्रमण आपके बॉडी में आ सकते हैं, ठीक है। तो बात वही है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण होने के स्रोत। चलिए बताते हैं। पहला पॉइंट है पानी एवं मिट्टी के स्रोत भी संक्रमण उत्पन्न करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं। अनेक रोग जो है जिनके रोगजनक जीवाणु लंबे समय तक मिट्टी में रह सकते हैं। मिट्टी में टेटनस, बैसिलस के स्पोर आदि भी संक्रमण के स्रोत होते हैं। पहला पॉइंट है मिट्टी, ठीक है, मिट्टी या पानी, समझ गए। अब इस प्रकार के जो संक्रमण होता है वह जो है व्यक्ति के बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होता है, क्योंकि बहुत लोग मिट्टी से कनेक्ट होते हैं अपने आसपास। अब मिट्टी जो होता है, मिट्टी में ऐसे बैक्टीरियल मौजूद होते हैं जो लंबे समय तक जो है किसी भी मिट्टी में रह सकते हैं। अब मिट्टी में ज़्यादातर देखते होइएगा कि जो व्यक्ति का हाथ पैर कट जाता है, कहा जाता है कि तुम खुला पैर ना चलो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मिट्टी में जो है आपके सूक्ष्म जीव जो है वह टिटनस का जो है बैसिलाई होता है, यानी टिटनस के जो है सूक्ष्म जीव होता है वह मिट्टी में ही होता है, उसका स्पोर जो है मिट्टी में ही छुपा होता है। और अगर कोई व्यक्ति कटा फटा घाव वाला खुला पैर चलेगा तो वह जो है उस घाव के माध्यम से बॉडी में प्रवेश कर जाएगा और फिर जो है उसे टिटनस बना देगा व्यक्ति को। तो ये चीज़ें होता है। तो मिट्टी जो है प्रमुख स्रोत इसका हो गया। दूसरा है संक्रमण का मुख्य स्रोत ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी न किसी प्रकार के संक्रामक रोग से ग्रसित है। इसका मतलब है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि संक्रमण का मुख्य स्रोत वैसा व्यक्ति भी होता है जो किसी न किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हो। जाहिर सी बातें हैं, अगर किसी व्यक्ति के टीबी हुआ है और उसके साथ आप 2 दिन 4 दिन या 10 दिन रहिए और उसके साथ उठिए बैठिए खाइए पीजिए तो वह उससे भी जो है आपके संक्रमण हो जाएगा। तो संक्रमण का मुख्य स्रोत ऐसा भी व्यक्ति होता है जो किसी न किसी दूसरे संक्रमण से प्रभावित है और वह किसी और को भी जो है फैला सकता है। तो यह दूसरा कोई व्यक्ति जो है प्रमुख होता है। तीसरा जो स्रोत होता है संक्रमण का, वह अधिकांशतः संक्रमण का शिकार हुए पशुओं एवं जानवरों के कारण भी हो जाता है, जैसे कुत्तों से रेबीज रोग आदि। अब होता यह है कि अधिकांश जो संक्रमण होता है ना, वह संक्रमण से अगर कोई पशु, माल मवेशी, जिसे जानवर कहते हैं हम लोग, एनिमल कहते हैं, अगर वह कोई संक्रमण से पीड़ित है, समझ रहे हैं, अगर वह कोई संक्रमण से पीड़ित है और वह जानवर किसी व्यक्ति पर हमला कर दिया, ठीक है, वह जो है किसी दूसरे व्यक्ति पर जो है काट लिया या कुछ खरोच लिया, तो उसका संक्रमण व्यक्ति में भी प्रवेश कर जाएगा। तो कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो संक्रमण के मुख्य सोर्सेज होते हैं, जैसे कुत्ता काटने से रेबीज होता है। खासकर देखते होइएगा कि जो पालतू कुत्ते होते हैं उसको रेबीज का जो है टीका लगा के रखा जाए, इंजेक्शन दे देता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है अगर कोई व्यक्ति को काटे तो उसमें जो है रेबीज ना हो। चूँकि आपको लोग देखते होइएगा, हाल फिलहाल में अभी कुछ दिन पहले खबर आया था कि काटा कब था, पालतू कुत्ता काटा हुआ कब था, लेकिन उस बच्चे को कुछ दिन बाद जो है अटैक किया और तरफ के उसका जो है मतलब डी कर गया। तो इस प्रकार से समझ गए। तो कोई भी जानवर आपको काटे तुरंत जो है आपको उसको प्रति टीका लगवाना चाहिए, क्योंकि
काटा अब और प्रभाव 6 महीना के बाद भी वह दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि जब लक्षण काटने से यानी शरीर में संक्रमण पहुंचने से लेकर लक्षण दिखने तक के पीरियड को ही इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और यह इंक्यूबेशन पीरियड कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताहों से लेकर सालों भर का होता है, जहां पे लक्षण दिखने में समय लग जाता है। ठीक है, तो संक्रमण के स्रोत कुछ जो है अधिकांशतः जानवर भी होते हैं जिससे होते हैं। चौथा पॉइंट है कि जीवाणु युक्त भोजन ग्रहण करने से भी संक्रमण हो सकता है। यदि भोजन संक्रमित है तो भी संक्रमण फैलता है। अब माय डियर, भोजन से भी, दूध से भी, पानी से भी, ये सब से भी जो है आपके संक्रमण फैलते हैं। अगर आप दूषित पानी पिएंगे तो उससे भी संक्रमण आपके बॉडी में चला जाएगा। आप मिल्क को बिना उबाले हुए आप पीजिए तो आप में जो है संक्रमण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट अगर किसी मवेशी पशु से आप दूध निकालते हैं और उसे बिना उबाले हुए अगर आप खा जाते हैं, पी जाते हैं, तो उसका जो कहीं ना कहीं संक्रमण है आपके बॉडी में चला जाएगा। इसीलिए दूध को उबाल कर जो है देखते होइएगा उसे पाश्चुरीकृत किया जाता है, पाश्चुराइज किया जाता है। समझ गए? तो ये चीज़ें होता है कि भोजन से भी जो है आपके संक्रमण उत्पन्न हो सकते हैं अगर भोजन संक्रमित ले रहे हैं तो। पांचवा पॉइंट है कि विभिन्न प्रकार के रोगजनक मतलब समझते हैं ना, पैथोजन मतलब जिसके द्वारा रोग उत्पन्न हो सके, रोगजनक मतलब रोग का जनक है। तो विभिन्न प्रकार के रोगजनक जीवाणु जैसे हैजा, हेपेटाइटिस वायरस के संपर्क में आने के कारण एवं पानी से भी संक्रमण का मुख्य स्रोत है। अब कहता है कि विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं जैसे हैजा हो गया, हेपेटाइटिस वायरस हो गया, यह सबके संपर्क में आने से, पानी के संपर्क में आने से मुख्य संक्रमण का स्रोत बन जाता है। तो कोई व्यक्ति का अगर मान गए ये सब रोग होगा तो उसके संपर्क में जितना हो सके आप सोचिए कि कम से कम जाएं। अगर कोई किसी के फैमिली में है तो उसका बेचारा का मुसीबत है, उसका मजबूरी है, जाएगा ही, वो अपने सदस्य को तो दूर नहीं कर सकता है, तो वो अलग की बातें हैं। छठा है संक्रमण के अंतिम स्रोत शरीर से निकलने वाले तत्व जैसे मलमूत्र, थूक, पीक तथा संक्रामक रोगों से पीड़ित पशुओं एवं मनुष्यों के मुंह एवं नाक से निकलने वाले कणों आदि से भी संक्रमण उत्पन्न होते हैं। अब संक्रमण के स्रोत की बात किया जाए तो संक्रमण के अंतिम स्रोत ये होते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति का घाव हो गया है, ठीक है, अब घाव से पस टपक रहा है, ब्लड टपक रहा है, तो वह भी एक संक्रमण का मुख्य स्रोत बन जाता है। इसी प्रकार से मलमूत्र भी एक संक्रमण का स्रोत है, थूक हो गया, पीक हो गया, यह सब के सब संक्रमण का एक महत्वपूर्ण जो है स्रोत होता है। या फिर कोई संक्रामक रोगों से पीड़ित पशु है या मनुष्य है तो उसके मुंह से जैसे छींटा निकलना, ड्रॉपलेट संक्रमण, छींकना, खांसना, थूक, बलगम, ठीक है, ये सब से भी जो है इन कणों से भी संक्रमण उत्पन्न हो सकते हैं। तो यह सब स्रोत है जो पशु से, मिट्टी से, जल से, भोजन से, ठीक है, ड्रॉपलेट संक्रमण से, ठीक है ना, इन सब स्रोतों से व्यक्ति में जो है संक्रमण फैलता है। तो अगर आपसे ट्रांसमिशन पूछ दे तो सीधा लिखिएगा, ट्रांसमिशन दो तरह से होता है, एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन और एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो व्यक्ति से एक दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट जो है ट्रांसफ़र होता है तो वह जो है क्या होता है, डायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट का मतलब है जो व्यक्ति किसी तीसरे चीज़ों के कारण जो है प्रभावित होता हो, जैसे भोजन खाएगा तभी प्रभावित होगा, पानी पिएगा तभी प्रभावित होगा, दूध हो गया, दूध लिएगा तभी प्रभावित होगा। तो कोई तीसरा कारण से व्यक्ति में संक्रमण आए तो वह जो है आपके इनडायरेक्ट हो जाता है। तो यह सब के सब स्रोत के अंदर ही आता है, ठीक है। हवा हो गया, समझ रहे ना चीज़ों को, तो ये सब के सब संक्रमण फैलने का एक स्रोत होता है। और यही दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप जितने डिटेल हो सके लिख दीजिएगा। बाकी ये 5 नंबर में पूछेगा तो यही इतना लिखिएगा, संक्रमण और संक्रमण के स्रोत 5-6 लाइनें जितना यहाँ पे दिया गया है टोटल लिख दीजिएगा, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे दोनों प्रश्न, और जो भी लोग समझ गए हैं नीचे यहाँ पे हिंदी का, इंग्लिश भी दिया गया है संक्रमण वाले का। तो संक्रमण और संक्रमण
के स्रोत, विभिन्न स्रोत यहाँ पे बता भी दिए। अगर आप पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट में भी लिखिए। पॉइंट में लिखिएगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कीजिएगा, फिर वहाँ पे लिखिएगा डायरेक्ट में कौन है, इनडायरेक्ट में कौन है। समझ रहे चीज़ों को। और अगर डायरेक्ट लिखिएगा तो ये 6 पॉइंट इस प्रकार से डायरेक्ट लिख दीजिएगा, दोनों कंडीशन में सही है। समझ रहे चीज़ों को। चलिए, तो ये सारे चीज़ें मैं बता दिया। बाकी मिट्टी से भी फैलता है, पानी से भी फैलता है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ों व्यक्ति टू व्यक्ति में ड्रॉपलेट संक्रमण से भी फैलता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको मैंने आपको बता दिया। आप लोग पढ़िए, जितने भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले हैं अच्छे से पढ़िए। हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। कल इसी प्रकार के एक और वीडियो आएगा, तो आप लोग उसको भी देखिएगा, ठीक है। और कितना अच्छा लग रहा है हमें ज़रूर बताइए। ओके, धन्यवाद।